बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। ईरान इसराइल जंग में शिद्दत आ चुकी है और आज भी ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं, जबकि ईरान जो है वो ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें काफ़ी तबाही हो रही है। जो इसराइल के शहरी हैं वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तलवीब एयरपोर्ट के मनाज़र हमने देखे, वहाँ पे भगदड़ मची हुई है। जो उनके शहर है, शहरी इलाके हैं, अर्बन एरिया में जो है वो काफ़ी लोग परेशान हैं और ये सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा इस जंग को रोका जाए। लेकिन नेतन्याहू जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इसराइल के, वो उन पर जंग मुसल्लत है। जंग जो है वो चाहते हैं। ईरान को बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं कि अब तेहरान जो है नहीं बचेगा। कभी कहा जा रहा है कि ईरान को जो है वो नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन ईरान भी खड़ा है और बैलिस्टिक मिसाइल से बार बार हमले किए जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल है वो बड़ा अहम नज़र आ रहा है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ईरान को धमकी देते हैं कि अगर उसने मुआहदा ना किया तो फिर बात नहीं होगी, और दूसरी तरफ उन्हें कहते हैं कि आप मुआहदा कर लें। G7 कंट्रीज़ का इजलास था, वहाँ से भी डोनाल्ड ट्रंप जो है इजलास छोड़ के अमेरिका रवाना हो गई और वार रूम में जो है एक इंतहाई अहम इजलास भी उन्होंने तलब कर लिया है। कहते हैं कि बड़ा इंतहाई अहम मीटिंग है और इस मीटिंग का कोई बड़ा फैसला होने वाला है। क्या फ़ैसला होता है इसका पता चल जाएगा कुछ देर में, लेकिन सूरत हाल काफ़ी कशीदा है नाज़रीन। और इसके साथ साथ नाज़रीन बड़ा अहम दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। वाशिंगटन डीसी में आज उनके एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की और फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। वहाँ पर फील्ड मार्शल का इंटरेक्ट किया गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बातचीत हुई और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बनियान मरसूस को खराज तहसीन पेश किया। जो कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़, उस पर जो है वो पूरी कौम की तरफ से फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया गया। जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगे वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में, और एक बड़ा मुहब्बल वतनी का जो है वो माहौल में नज़र आया। और फिर इसके साथ साथ जो इंडिया की साजिशें हैं वो भी जारी हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। कभी G7 कंट्री के इजलास में, कभी इसराइल के साथ गठजोड़ के जंग मुसल्लत की जाए, पाकिस्तान को इस जंग में जो है वो घसीटा जाए, और इसराइल चाहता है कि अमेरिका जो है इस जंग में घुसे और जो है वो उसके ईरान के ख़िलाफ़ उसका साथ दे। लेकिन सूरत किस तरफ जाएगी, अभी 24 घंटों में कहा जा रहा है कि इसमें फ़ैसला हो जाएगा कि ये सूरत कहाँ जा रही है। हमें आज ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं और इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी उनकी गहरी नज़र है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, सारी सूरत आपके सामने है, मैंने तमहीर जो है वो बांध दी, और जो सूरत चल रही है ईरान और इसराइल जंग की, किस तरफ हालात जा रहे हैं फवाद साहब? देखिए जब साहब, हालात तो कोई ईरान के लिए इतने अच्छे नहीं जा रहे, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं तो काफी हैरान हूं कि ईरान को जब जंग से पहले जो डील की ऑफर की गई थी, खुसूसन सऊदी अरेबिया के जो वजीर दिफा जब आए थे और उन्होंने उनको कहा था कि ये मामला बड़े सीरियस तरफ जा रहे हैं, तो मैं हैरान हूं कि ईरान ने उस वक्त ये डील की ऑफर कबूल क्यों नहीं की। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को चीन की पूरी हमायत हासिल है, सऊदी अरेबिया की पूरी हमायत हासिल है, GCC के ममालिक की, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तमाम ममालिकों के पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो डिफेंसिव नौयत का है, ऑफेंसिव नौयत का नहीं है। उसकी वजह से हमारा जो एटमी प्रोग्राम है उसको दुनिया में एक बहुत बड़ी हमायत भी हासिल है। लेकिन ईरान के एटमी प्रोग्राम को इस तरह की हमायत हासिल नहीं है। जो अमेरिका और इसराइल को तो खैर आप एक तरफ करते हैं, वो तो मुखालफत करेंगे ही। इनके अलावा GCC है, खुद पाकिस्तान है, यहाँ पे ईरान के ऊपर ये कंसेंसस है कि उनके पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। तो जब ये कंसेंसस था दुनिया में, तो ईरान को उस डील के ऊपर गौर करना चाहिए था जो अमेरिकी डील सऊदी अरब के तवस्सुत से उनको पहुंची थी। अब देखिए, अगर वाकयात का तसलसल देखें तो पहले सलमानी साहब को शहीद किया गया तकरीबन 3-4 साल पहले। वो बहुत ही अहम कमांडर थे, स्पेशली अरब प्रॉक्सीज के हवाले से ईरान के, और ईरान उनका कोई खास बदला नहीं ले सका। उसके बाद लेबनान के अंदर जो है वो लीडरशिप की तब्दीली हुई, और आपको याद होगा कि वो पेजर जो है वो हमला हुआ जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जो हिजबुल्लाह के
कमांडर्स थे, उनके जो लड़ाका थे, वो सारे जो है उसमें या तो वो शहीद हो गए या इनकैपेसिटेट हो गए। और ईरान लेबनान में अपनी इस तबाही को नहीं रोक सका। हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया गया, ईरान कुछ नहीं कर सका। फिर सीरिया में बशर अल असद जो है उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई और रशिया और ईरान की तमाम तर हमायत के बावजूद वो वहाँ पे कुछ ख़ास नहीं कर सके। ठीक है। तो अब अलमिया ये हुआ है कि ईरान का जो एक स्ट्रेटजिक डेप्थ थी इजराइल से, वो बड़ी ज़्यादा कम हो गई है। इजराइल ने अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ बढ़ा ली है और ईरान की कम हो गई है। अब लेबनान है, सीरिया है, यहाँ पे प्रो इजराइल गवर्नमेंट्स हैं इस वक्त, और उसकी वजह से हमले करने में इजराइल को बहुत आसानी है। और मेरा ये ख्याल यही है कि अब ये रजीम चेंज की तरफ, जो नेतन्याहू की एक बहुत पुरानी थ्योरी है ईरान को लेके, उस तरफ जाना चाहते हैं। और अगर दरमियान में जीसीसी ने को बहुत रेजिस्टेंस लेकिन जो साहब रजीम चेंज का जो प्लान है वो तो काफ़ी पुराना है, और आपके इल्म में है कि जो ईरान की सूरत वो जंगी हालात में रहा है कई सालों से। 8 साल उसने इराक के साथ जंग लड़ी, 40 साल से पाबंदियाँ फेस कर रहा है, लेकिन खड़ा है इसके बावजूद। तो रजीम चेंज तो तभी होगी ना कि ईरान के अंदर से कुछ जो है वो आए, तो हमें तो ऐसी कुछ नजर नहीं आ रही। हमारे तो जो दिल है वो ईरान के साथ है। हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो जीते, हम चाहते हैं ईरान खड़ा हो, क्योंकि ये एक आखिरी ऐसी फोर्स है जो इसराइल जैसे जेनोसाइडल मुल्कों के खिलाफ जो है, जिसकी कोई आवाज है, जो जुर्रत करता है ललकारने की। और जो ईरान की क़यादत है वो जाहिर है कि हमारी उम्मीदों का मस्कन है, क्योंकि इनके अलावा तो कोई और इस तरह की जुर्रत का मुजाहरा ही जो है वो नहीं कर पाता। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो ईरान के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। तेहरान के अंदर इस वक्त तेल की बहुत किल्लत है, इस वक्त पानी की बहुत किल्लत है, और कितनी देर ये सस्टेन कर सकता है ईरान, ये भी देखना होगा। और फिर जाहिर है कि ईरान के अंदर भी एक अपोजिशन है, वो अब कैसे इसको आगे लेके चलते हैं, सो वी डोंट नो। लेकिन इसके साथ साथ जो साहब पाकिस्तान जो है वो खुल के हिमायत कर रहा है जो है वो ईरान की, और उसकी जो सेल्फ डिफेंस है उसकी हिमायत करता है पाकिस्तान भी। अमेरिका का बयान भी आपके सामने आया, जो तुर्की है उसका बयान भी आपके सामने है। चीन भी चाहता है कि खित्ते में अमन हो, अमन, और रूस ने भी जो है ऑफर किया कि जो है वो सालसी कराने के लिए तैयार है। तो ये सारे मुल्क जो है वो अगर इंटरवीन करें या मामलात जो आगे बढ़ें, तो हो सकता है कि कोई दोबारा से डायलॉग की जो है वो सूरत पैदा हो जाए, या जंग जारी रहेगी। देखिए, सबसे अहम किरदार तो इस वक्त सऊदी अरेबिया का है, और देखते हैं कि सऊदी अरेबिया रजीम चेंज के ऊपर जो है वो अमेरिका और इजराइल की जो ख्वाहिश है उसको नाकाम बनाने के लिए कोई रोल अदा करेगा, या वो समझिए कि थोड़ा लैकलस्टर रहेगा, थोड़ा पीछे रहेगा। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया जो है वो अगर अभी रोल अदा नहीं करता तो ईरान की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। इस वक्त सऊदी अरेबिया ने बहुत एक समझिए कि ज़बरदस्त स्टैंड लिया है। हमेशा से ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे हैं, आपको मालूम है, मशरिक़ वस्ता को लेकर। लेकिन इस जंग में सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाया है, और हर इखलाकी हमायत जो है वो ईरान को दी है, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। अभी मेरे नज़र में अगरचे यूरोपीय यूनियन, जैसे कि आपने मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं उनकी बयान सुना होगा, वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, ये तमाम लोग तो चाहते हैं कि फौरी तौर के ऊपर जंग बंदी हो। और इस जो उनकी बात है उसको अमेरिका के अंदर भी काफ़ी हमायत हासिल है, अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक जो है वो इस पे खुल के बात जो है वो नहीं की है। लेकिन मसला ये है कि मुझे ये लगता है कि जिस तरह से गजा में इजराइल को पूरी दुनिया ही कह रही थी कि आप फौरन जंग बंदी करें, लेकिन उन्होंने जंग बंदी नहीं की, और हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो अपनी मिलिट्री माइट है उसको बहुत उन्होंने जो है वो बढ़ा चढ़ा के इस्तेमाल किया। तो मुझे शक ये है कि ईरान के मामले के ऊपर भी नेतन्याहू और इजराइल दुनिया की नहीं सुनेंगे, और वो यहाँ पे हतमी कोशिश करेंगे रजीम चेंज। चलें देखते हैं, जो साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जो साहब, अब अमेरिका का रोल जो है वो क्या देख रहे हैं आप? जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो G7 ममालिक का इजलास छोड़ के चले गए अमेरिका, और एक बड़ा अहम इजलास तलब कर लिया है। तो जैसे इसराइल चाह रहा है कि इस जंग में जो है वो अमेरिका उसका खुल के साथ दे या इस जंग में शरीक हो जाए, तो आप समझते हैं कि हालात ऐसे बन सकते हैं कि अमेरिका खुद जो है वो इस जंग में शरीक हो जाए? अभी तक तो कोई ऐसी जो है वो इंडिकेशन नहीं आई अमेरिका की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपनी जो अड्डे हैं उनमें जो है कोई खुल के मदद नहीं की है इजराइल की। उनके ज़ाहिर है खुल के मदद उनकी मिलिट्री की सपोर्ट, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की सपोर्ट तो ज़ाहिर है उनको शामिल है, लेकिन कोई उन्होंने फिजिकल सपोर्ट जो है वो इजराइल की नहीं की। और ऐसा इजराइल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है अगर हम गौर करें तो। लेकिन मेरी नज़र में, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि सऊदी अरेबिया का जो रोल है बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। G7 की मीटिंग में जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, एक तो उनको जो यूरोपियन ममालिक हैं उनकी तरफ से इतनी कोई वेलकम नहीं मिला। मैक्रोन ने तो बहुत ही उनको जो है वो उनके खिलाफ ही बयान दे दिया। कैनेडियन गवर्नमेंट भी कोई बहुत कीन नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप को होस्ट करने के लिए, और रशिया को ना बुलाने के ऊपर वहाँ पे वो बड़े नाराज हैं। तो वो समझते थे कि रशिया को भी बुलाना चाहिए था, तो वो उसको छोड़ के जो है वो आ गए हैं। अब देखना यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, अगर तो सऊदी अरेबिया पुट्स इट्स फुट डाउन और वो कहता है कि नहीं ये जंग बंद होनी चाहिए, यहाँ सीज फायर होना चाहिए, तो फिर तो ट्रंप जो है वो सीज फायर के लिए रोल अदा करेंगे। और अगर उन्होंने बस यही करा कि बस ठीक है हम हैं तो साथ ईरान के, लेकिन बाकी आप देख लें, तो फिर ये जंग जल्दी ख़त्म नहीं होगी। जंग जल्दी ख़त्म ना होने का मुल्क, दुनिया की जो मईशत है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा। पाकिस्तान में आपने देख ही लिया कि अभी हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, पेट्रोल बढ़ गया, और अगर ये अगले 15 दिन भी जारी रहा तो अगले 15 दिनों बाद आपको कम से कम 20-25 रुपए तेल बढ़ाना पड़ेगा। और इसी तरह से जो गैस शॉर्टेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया में शुरू हो जाएंगी। सो प्रॉब्लम यही है कि ट्रंप इसको बैलेंस करना चाहते हैं। वो अमेरिका की मईशत के ऊपर जो बोझ है उससे भी बचना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। नेतन्याहू आसानी से नहीं मानेंगे, जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा पूरा वो नहीं मानेंगे। लेकिन नेतन्याहू पे तो पहले भी प्रेशर जो है वो अमेरिका, बाकी मुल्क जो है दुनिया कह रही थी गजा की सूरत हाल पे जो है वो इवन यूएनओ ने कहा जो है बार बार कहा कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन नेतन्याहू ने ये जंग नहीं रोकी। जो साहब, दो क्वेश्चन है। जो सूरत हाल चल रही है, आप रूस यूक्रेन सूरत हाल देखें, आप जो है वो पाकिस्तान इंडिया की सूरत हाल देखें, चाइना का रोल देखें, अब ईरान इजराइल देखें, अमेरिका की सूरत हाल देखें, तो आप समझते हैं कि ये कोई थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हालात जा रहे हैं? और दूसरा सर, ये जंग जो है आप क्या समझते हैं कि जंग जो है वो कितना देर रह सकती है? थर्ड वर्ल्ड वॉर तो खैर कोई ऐसा रशिया ने और चाइना ने को बहुत कीन जो है वो सपोर्ट नहीं दिखाई। हालांकि चाइना के अंदर, रशिया के अंदर एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने ईरान को इस तरह से जो है वो ज़िबा होने दिया तो फिर जो ब्रिक्स का फ्यूचर है वो खतरे में पड़ जाएगा, फिर एससीओ जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अभी तक जो पुतिन है वो ज़ाहिर यूक्रेन की जंग की वजह से बहुत फंसे हुए हैं, और वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सपोर्ट है वो लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा वो चाहते हैं कि बैलेंस किस्म की पॉलिसी को लेके चलें। चाइना को भी अभी आपको मालूम ही है कि अमेरिका ने जो ट्रेड कंसेशंस दी हैं, तो उनका भी ख्याल यही है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो इतने बुरे नहीं हैं चाइना के लिए। लिहाजा वो भी बहुत इस पे अभी तक को कीन जो है वो उन्होंने उस तरह से मतलब नहीं दिखाया जिस तरह से शायद ईरान तवक्को कर रहा था। तो अब इस सूरत हाल में मेरी नज़र में यही है कि सऊदी अरेबिया, चीन और रूस जो हैं वो किस हद तक ईरान का नुकसान जो है वो देखेंगे। अगर इन तीन मुल्कों ने एक हद के बाद जो है ये फैसला किया कि नहीं अब ये बहुत हो गया, तो फिर वो ये तीन मुल्क जो हैं दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सीज फायर में। लेकिन अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देर पहले बयान दिया है और उन्होंने कहा कि वो ईरान से सीज फायर से कुछ ज़्यादा चाहते हैं, यानी वो ईरान से बेसिकली तो न्यूक्लियर डील की तरफ जाना चाहते हैं ताकि उनको
जो है वो ईरान की यकीन दहानी हो कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। एंड आई थिंक ईरान को इसके ऊपर तो डील जो है वो करनी चाहिए, इसमें उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और जो नेतन्याहू हैं उनको डील करने के लिए उन्हें सऊदी अरेबिया, चाइना और रशिया के साथ अपनी जो डिप्लोमेसी है वो बढ़ानी चाहिए। सीज फायर होना इस वक्त ईरान के इंटरेस्ट में है। ठीक है चौधरी साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो है वो सैयद आसिम मुनीर साहब वहाँ वाशिंगटन में हैं और उनकी आज जो है इंटरेक्शन हुआ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात हुई, उसमें खासा सराहा गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। कितना अहम दौरा आप समझ रहे हैं आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का, कि जो इस सूरत हाल खिते की उसको देखते हुए और जो रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान सर, वो क्या हो सकता है? आज अभी तक कोई उनके दौरे की जो तफसीलात हैं वो तो सामने नहीं आई हैं। अब मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने वहाँ पे जो मुलाकातें की हैं वो किन से की हैं और किन मौज़ूआत के ऊपर जो है वहाँ पर बातचीत हुई है। अब से कुछ देर पहले अलबत्ता मैंने एक जियो पे एक रिपोर्ट देखी है जो कह रहे हैं कि उन्होंने, आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के मामले पर गुफ्तगू जल्द शुरू होगी और बड़े फैसले जो हैं वो आपको नजर आएंगे। लेकिन इससे ज्यादा मालूमात अभी तक कोई जो है वो शेयर नहीं की गई। जो उन्होंने अपने वहाँ पे पाकिस्तानियों से जो तकरीर की है वो तो जाहिर है कि एक जो जब जाते हैं वहाँ पे लोग मिलते हैं, उनसे बातें होती हैं, उसमें उन्होंने जो एक्सट्रीमिज्म है उसके खिलाफ अपना जो माइंडसेट है वो दिया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 1970 वाला पाकिस्तान जिसमें हम बड़े हो रहे थे, उन्होंने कहा कि वो बने जहाँ पे जो लोग सिनेमा जाना चाहें वो सिनेमा जाएं, जो मस्जिद जाना चाहें वो मस्जिद जाएं। एक टॉलरेंस की बात उन्होंने की है जो जाहिर है कि बहुत अच्छी बात है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। बदकिस्मती से पिछले 2 सालों में जिस तरह से पंजाब में स्पेशली एक्सट्रीमिज्म को हुकूमत ने सपोर्ट दी है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ठीक है चौधरी साहब, अब जो सूरत पैदा हो रही है, जारी बात है इसराइल जो है वो पे दर पे हमले कर रहा है ईरान पर और ईरान भी जवाब दे रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जा रही है और इसराइल के कौमी सलामती कमीशन ने भी ये कहा है कि ईरान के पास हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है और जो ईरान ने तो शुरू से जो है वो कई सालों से हालत जंग में है, लेकिन इसराइली अवाम ने जो है वो जंग नहीं देखी। तो अवामी प्रेशर जो है चौधरी साहब उसको कैसे देखते हैं कि खबरें वहाँ से आ रही हैं इसराइल से कि अवाम उनकी कह रही है, शहरी उनके कह रहे हैं कि ये जंग रोकी जाए? अभी तक फ्रेंकली इसराइल के ऊपर कोई बड़ा अटैक तो हो नहीं सका। जो जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि जो असल में ईरान की जो एक ताकत थी वो तो ये थी ना कि वो लेबनान से या सीरिया से जो बिल्कुल साथ है इसराइल के, वहां से निशाना बना सकता था इसराइल को। अब वो ताकत उन्होंने वहां रजीम चेंज करके खत्म कर दी। अब ईरान का और इसराइल का 2000 किलोमीटर का फासला है। सो ईरान की जो इस वक्त मिलिट्री इस्तेताअत है वो ऐसी नहीं है कि वो इतने फासले से जो है वो कोई इफेक्टिव हमला जो है वो इसराइल के ऊपर कर सके। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो ज्यादातर मिसाइल फायर होते हैं ईरान से वो या तो सीरिया में गिरा लिए जाते हैं या लेबनान में गिरा लिए जाते हैं और अब तक कोई बड़ी जो है वो कैजुअलिटी की रिपोर्ट या तो बड़े कामयाब हमले की रिपोर्ट ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर नहीं आई है। पर दूसरी तरफ आप देखिए उनकी तकरीबन सारी ही मिलिट्री कमांड को इसराइल ने जो है वो उनके घरों में ही जाके शहीद कर दिया ड्रोन्स के जरिए। तो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी जो इसराइल को इस वक्त हासिल है वो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें जो आप पहले बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब जो है और रूस और चाइना रोल प्ले कर सकता है, तो किस किस्म का ये रोल हो सकता है कि बड़ा वाज़े तौर पे जो है वो हमायत में खड़ा है अमेरिका भी इसराइल के साथ। अगर ये तीनों मुल्क जो है वो बैठें और बात करें, इंटरव्यून करें, तो फिर कोई हालात जो है वो मामूल पे आ सकते हैं। इन तीनों ममालिक में काफ़ी कैपेसिटी है, जाहिर है कि ये इन हालात को फिर उनकी बात सुननी पड़ेगी नेतन्याहू को। चीन और रशिया के इसराइल के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और उनके बहुत करीबी इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, लिहाजा वो एक हद से आगे इसराइल उनको भी नाराज नहीं करना चाहता।
लिहाजा अगर इन्होंने और सऊदी अरेबिया ने जो है इनके साथ बात की प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, तो जिस तरह से भी आपने देखा है कि तकरीबन $900 बिलियन सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका में, जो बहुत बड़ा कीन इंटरेस्ट है इनका अमेरिका का। तो वो इसलिए वो भी उसको भी सऊदी अरेबिया को भी एक हद से आगे वो नाराज नहीं कर सकते। तो इन तीन मुल्कों में यही है कि देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि न्यूक्लियर वेपन के ऊपर तो ये तीनों ममालिक भी इजराइल और अमेरिका के ही हम ख्याल हैं कि किसी तौर के ऊपर ईरान के पास एटम बॉम्ब या एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन ये है कि ये ममालिक फिर ईरान को कह सकते हैं कि आप न्यूक्लियर डील पे आए, और ये अमेरिका को कह सकते हैं कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को कहें कि वो फौरी तौर के ऊपर सीज फायर पे आए। अगर ये तीनों ममालिक इकट्ठे होते हैं तो फिर एक चौथा ब्लॉक यूरोपीय यूनियन का भी आ जाएगा, स्पेशली फ्रांस और जर्मनी जो है वो भी फिर जो सीज फायर है उसके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पे भी इस वक्त जो प्रेशर है पेट्रोलियम और एनर्जी का वो बढ़ रहा है। तो कोई मुल्क ये अफोर्ड नहीं करता कि प्राइसेस और ऊपर चले जाएं। यूरोप की इकोनॉमी और यूके की इकोनॉमी तो बिल्कुल इस वक्त बैठी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही बयान आया कि जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ईरान डील कर ले। तो ये डील अगर होनी होती, जैसे कि आपने पहले कहा कि ईरान जो है वो पहले डील कर लेता, तो डील तो उसने की नहीं। तो आप का क्या ख्याल है कि अमेरिका जो है वो इतना मजबूर कर सकता है, हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि ईरान जो है अपने एटमी प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ कर ले और ये डील हो जाए? ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें करनी पड़ेगी। डील नहीं करेंगे तो ये रजीम नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि देखिए, जो आपका हालात हैं उनके अंदर ईरान कोई मुकाबले करने की बहुत बड़ी पोजीशन में है नहीं। और मैं इसीलिए मैंने आपको पहले कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ कि ईरान ने जंग से पहले ये डील क्यों नहीं एक्सेप्ट की। जब सऊदी अरेबिया आ रहा था, जब ये कह रहा था, उन्हें कह रहे थे कि आप ये डील एक्सेप्ट करें, उस वक्त ये डील एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, ताकि एक सीज फायर का जो मामला है उससे पहले ही ये चीज़ जो है वो हो जाती। चलें चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे लेने एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की और इजराइल ईरान जंग की, कि ये जंग जो है वो किस तरफ जा सकती है, हालात किस तरफ जा सकते हैं। काफ़ी कशीदा सूरत हाल है और जंग जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हमें ज्वाइन किया है जलाल अल्फरा हैं, फ़लस्तीनी सहाफ़ी, उनसे बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कई दिहाइयों से जंग देखी है। गज़ा की सूरत हाल आपके सामने है, फ़लस्तीन की सूरत हाल आपके सामने है, और फ़लस्तीनी सहाफ़ी का नाम जब आता है तो इसका मतलब है कि वो कई दिहाइयों से जो है वो जंग रिपोर्ट कर रहे हैं, जंग देख रहे हैं। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, वही सवाल है सर, सूरत हाल के किस तरफ जा सकती है, और ये इजराइल ईरान जंग जो है वो क्या यहीं तक महदूद रहेगी या फैल भी सकती है? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहली बात हमें ये देखना है हो क्या रहा है, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सबसे अब अगर शुरुआत हम करते हैं ना, बेंजामिन नेतन्याहू या ये जो नाजायज़, मैं एक तो इसराइल का नाम मैं लेना पसंद नहीं करता हूँ। ये इसको कहना, इस नाम का ये देना चाहिए फ़लस्तीन का जो काबिज़ है, नाजायज़ रियासत है, तो लंबा नाम हो जाता है। फिर भी इसराइल, सबसे पहली बात हो क्या रहा, हो ये रहा है कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसको उनको तो बनाना है। सबसे पहले इन्होंने गज़ा से शुरुआत की। गज़ा आपके सामने, गज़ा का हाल इन्होंने किया। गज़ा के बाद फिर लेबनान के बाद फिर सीरिया के बाद फिर अभी ईरान, इससे पहले भी ईरान के साथ इन्होंने किया। एक ग्रेटर इसराइल का ये वो मंसूबा है जो बेसिक वजह है बन रहा है इसकी वजह से। दूसरी बात, अगर मैं एक चीज़ वजाहत करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि जी ये जो भी जंग हो रहा है ईरान और इसराइल के माबैन है, ये गज़ा की वजह से नहीं है, फ़लस्तीन की वजह से नहीं है। हम इनकार नहीं कर सकते कि ईरान हमेशा जंगजू का हिमायत की, जंगजू जो गज़ा के जंगजू हैं, इन्होंने इनके दिफा भी किए, इनकी मदद भी की। लेकिन इसराइल को चाहिए ही नहीं है, दे डोंट वांट, उनको चाहिए ही नहीं है कोई भी मुसलमान मुल्क इतनी मतलब इतने पावर रखने वाला मुल्क है।
अगर आपको शायद आपने वो इंटरव्यू देखा होगा जो बेंजामिन नेतन्याहू नाजायज़ रियासत का जो दहशतगर्द वज़ीर आज़म है, इनके एक इंटरव्यू थी बड़ा मशहूर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर जो है मुसलमानों के हाथ में होना नहीं चाहिए, यानी मुस्लिम मुल्क हो तो उनके पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। और नाम भी लिया इन्होंने बाकायदा, ईरान पहला नाम लिया है और पाकिस्तान। तो इसराइल फीलिंग्स डेंजर फ्रॉम ईरान, इसराइल की नज़र में खत्ता के अंदर 3-4 खतरात या इनको 3-4 जगह से इनको खतरा महसूस होता था। एक तो गज़ा से, एक हिज़्बुल्लाह लबनान और एक ईरान से। तो एक एक को ख़त्म करना चाहते हैं। गज़ा को तो मेरे ख्याल में हम तो ये नहीं कह सकते कि हमास को मुकम्मल ख़त्म की, लेकिन हमास को काफ़ी हद तक इन्होंने कमज़ोर तो किया है। हिज़्बुल्लाह को तो बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। हिज़्बुल्लाह का कंडीशन आपके सामने। अब ईरान का नंबर आ गया और ईरान पर जो हमला है और जो हमला लगातार चल रहे हैं ईरान के ऊपर, जो इसराइल ने शुरुआत की है, ये आज का प्लानिंग नहीं है जावेद साहब। जब से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम आगाज किया 18 साल से, और साथ साथ में भी ये कहता चलूं कि देखिए ईरान ने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कितनी जलालतें बर्दाश्त की। जी 40 साल से पाबंदियां हैं, 40 साल हो गए। पाबंदियाँ, सैंक्शंस, इनके ईरान की जो अरबों डॉलर सीज हैं, कितनी हत्ता कि अरबों के साथ भी इनके ताल्लुकात को भी ख़राब किया गया है। तो मेरे ख्याल में इसराइल जो आकर इसी न्यूक्लियर को तबाह करना चाहते हैं, ये इतना कोई आसान नहीं है। हाँ। और मैं जो जंग को इस वक्त देख रहा हूँ ना, जब सब इसराइल ने तो बिल्कुल अपना आप को ये समझते कि हम उस जंगल का बादशाह हैं, जो हम कुछ भी कर ले हमें कोई कहने वाला नहीं है। इसराइल ने तो जंग का जो बैन अल-अक़वामी क़वानीन का खिलाफ वर्जी की है। मैं सिर्फ अभी ताज़ा तरीन खबरें आपको दे दें। देखिए इसराइल की जो टारगेट है फौजी, ईरान की फौजी तनसीबात पर हैं और साथ साथ हस्पताल्स में भी। हाँ। और सिविलियन आबादी पे, और वहाँ पर जो शहादत हुई ईरान के अंदर, वो सिविलियन लोग की भी शहादत हुई। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। I'm sorry, I have to say, मैं ब्रो ईरान ना मैं एंटी ईरान, लेकिन मैं एक बतौर न्यूट्रल सहाफ़ी हूँ, मैं हक और सच बात बता रहा हूँ। ईरान तल अवीव के अंदर से मेरे पास जो रिपोर्ट आती है वो ये है कि वहाँ पर लोग, ईरान ने इसराइल की सिविलियन आबादी पर इन्होंने कोई हमला नहीं किया। अभी जो रिसेंटली हमला हुआ, जो इसराइल की गुमा में भी नहीं है, वो ये है कि मोसाद इंटेलिजेंस का जो सेंटर है, उस पर इसराइल ने तो कभी सोचा ही नहीं है कि हमारे कोई पुलिस स्टेशन पर हमला हो सकता है। तो मैं कहूँगा आज आपके तवज्जुह से, इस मुअज़्ज़ज़ चैनल से जो हमेशा मैं इनका मेहमान रहा हूँ, आज मैं एक जुमला कहूँगा, आप मुझे इजाज़त दें। हमारे उम्मत मुस्लिमा को, पूरा दुनिया को, जो हमारे उम्मत मुस्लिमा है माशाल्लाह, इनको तमाम ये फ़िरक़ावारी से बालातर, ये सुन्नी और शिया और देवबंद और अहल हदीस वगैरह, इससे बालातर होकर इस ईरान के साथ देना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। वरना ये रिकॉर्ड में रखे मेरी बात, वरना इसराइल वो नासूर है, वो कैंसर है, जो मैं हर प्रोग्राम में इस जुमला ये ज़रूर दोहराता हूँ, ये इसराइल वो कैंसर है जो पूरा जिस्म में फैलेगा। आज अगर आप खामोश हो गए, मैं मुसलमान उम्मा की बात कर रहा हूँ, मुसलमान ममालिक की बात कर रहा हूँ, हमारी अरब सबसे पहले, आज अगर खुदा ना खास्ता आप मिसाल के तौर पर आप खामोश हो गए और ईरान को शिकस्त हुई है, तो फिर आप अपना बारी इंतज़ार कर लें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बिल्कुल ठीक है आपकी बात, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को। जो सूरत हाल चल रही है, क्या ईरान इतना तर्न वाला है कि उसे इतनी जल्दी शिकस्त दी जा सकती है? नहीं, ईरान ने तो अभी तक 1% पे अपना ताकत इस्तेमाल नहीं किया। मेरी नॉलेज के मुताबिक जो है वो ईरान ने अभी तक तो कुछ भी यूज़ नहीं किया अपने ताकत से। अच्छा। ऐसा नहीं है, इस ईरान के पास चंद वीक पॉइंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अव्वल तो एजेंट्स, मोसाद के जो एजेंट्स ईरान के अंदर वो मौजूद हैं, ये बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा। पहले बात तो यह, दूसरी बात ईरान के हम बदकिस्मती से
ईरान के सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है अभी तक। ईरान अकेला लड़ रहा है। जिस तरह ये हमास वाले बेचारे 20 साल से हमारे जंगजू मुजाहिदीन लड़ रहे थे ना, इसी तरह ईरान का भी यही कंडीशन है। तीसरी बात, इसराइल के पीछे आप देख ले कौन है, इसराइल के पीछे सपोर्ट करने वाला कौन है, उसको आप देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में अगर मैं फिर वही दूसरा जुमला जो मैं हमेशा और मुझे यानी मैं देखता हूँ कि ये जुमला मेरा अक्सर वायरल भी हो जाता है क्योंकि ये एक हकीकत पर मबनी जुमला है। देखिए जावेद साहब, आप यकीन करें, इसराइल इतना ताकतवर नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये बड़ा बुज़दिल कौम है, ये बड़ा बुज़दिल फौज है, ये बड़ा बुज़दिल सियासतदान है। मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ। सन 1989 जब हम छोटे जवान लड़के होते थे, यकीन करें हमारे हाथों में बत्तर होते थे और वो इनके फौजी हमसे भाग जाते थे। अच्छा, इनको जो तक़वियत मिली है इसराइल की, ये जुमला दोहराना बार बार मैं इसको अच्छा समझता हूँ। इसराइल को जो तक़वियत मिली है ना, उधर से मिली है हमारी अरब और उम्मती मुस्लिमा की खामोशी और बुज़दिली से। आज मैं आपको लिख के दूंगा, इसराइल अकेला हो ना तो यही वो तो गज़ा को शिकस्त दे नहीं सके। आज अगर इसराइल अकेला हो तो मैं आपको लिख के दूंगा अल्लाह के हुक्म से कि ईरान की कामयाबी होगी और इस खबीस नाजायज़ रियासत की शिकस्त होगी। लेकिन वही वाली बात है, अपने जावेद साहब, एक हाथ से ताली नहीं बचती है। जलाल साहब, जैसे गज़ा की सूरत हाल है, हज़ारों बच्चे, हज़ारों ख़वातीन, मर्द जो है वो शहीद हो चुके हैं, तबाह हो चुका है गज़ा जो है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी जो इसराइल ईरान जंग है ये कितनी तवील हो सकती है? क्या ये मुख्तसर जंग होगी या त्वरत इख्तियार करेगी? ये इतना तवील तो नहीं होगा। अव्वल तो मेरे नज़र में बदकिस्मत से जब भी कोई पेशगोई कर लेता है वो साबित हो जाता है। इतना तवील नहीं होगा क्योंकि इसमें अमेरिका का जो खित्ते के अंदर जो मफादात हैं उस पर असर बहुत पड़ रहा है अभी आस्ता आस्ता। लेकिन ये एक बात जिक्र करना ज़रूरी, वो ये है, ये जो जंग हो रही है ना, ये इसराइल को घुटना भी आना भी मजबूर करेगी। और सबसे छोटा मिसाल आपको दे दो, आज लेटेस्ट से न्यूज़ है, इसराइल जो लगातार 3 महीने से जो मुज़ाकरात हमास के साथ जिसका किरदार अदा कर रहा स्टीव वोटकोफ, अमेरिका का जो नुमाइंदा है, वो हर तजवीज़ को मुस्तरद करते रहे। जो तजवीज़ आते हैं उसको मुस्तरद करते हैं। 2 दिन से कल से क्या हो रहा है? कल से इसराइल ने इस तजवीज़ पर आमादगी का इजहार किया है। अच्छा, हमास के साथ मतलब डील करने पे आमादा हुआ। तो इसका मतलब इसराइल मुतासर हुआ है। जावेद साहब, मैं एक बात बता दूँ आपको, ये जो इसराइली अवाम है इनको इन चीज़ों का आदत नहीं है। ऐसा ही है? नहीं है। सन 1947 से लेकर आज तक कितनी जंगी हुई है इसराइल के साथ है, अरबों के। आज बिल्कुल ठीक है। आज तक के जलाल साहब, हमारा टाइम ख़त्म हो गया, काफ़ी लंबी डिबेट इससे बात हो सकती है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।